नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी कक्षा नंबर 31 क्लास नंबर 31। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए अपनी क्लास का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब तक हम अपने क्लास के अंदर प्रश्न संख्या 620 क्वेश्चन नंबर 620 पूरे कर चुके हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 621। क्वेश्चन नंबर 621 क्या पूछ रहा है? Who has a wavelength of range 700 न्यूटन नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। दोस्तों इसने एक रेंज दी है, उसने पूछा है बताइए 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज की जो अर्ध तरंग होती हैं, तरंग धारा जो होती है, वह वेवलेंथ कौन सी इसकी कौन सी निम्न में से किसकी होती है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए एक्सरे की होती है, ऑप्शन बी विजिबल रेज की होती है, या ऑप्शन सी माइक्रोवेव की होती है, या ऑप्शन डी रेडियो वेव्स की। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपका जो रेंज दे रखी है 400 से 700 नैनोमीटर या 700 से 400 नैनोमीटर, ये आपकी रेंज विजिबल लाइट्स की होती है। मैं इसमें और थोड़ा सा आपकी जानकारी ऐड कर दूं, यदि आपसे वह एक्सरे के विषय में पूछेगा, पूछ सकता है आज, क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जो है आपसे जो ऑप्शन देता है, अगले सेशन के अंदर उन ऑप्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन बना देता है। तो आपका यदि कभी एक्सरे का साइज पूछा जाए, एक्सरेज का क्या साइज होता है, तो वो होता है 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक। ठीक है। यदि आपसे वह विजिबल का इसमें पूछ लिया उसने, तो 700 से 400 नैनोमीटर। यदि आपसे माइक्रोवेव के विषय में पूछता है, तो माइक्रोवेव होता है 1 mm से 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है। यदि आपसे वहीं रेडियो वेव्स के विषय में पूछा जाता है, तो रेडियो वेव्स की जो रेंज होती है वह होती है 10 सेंटीमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक। इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है आपका रेडियो कम्युनिकेशन में किया जाता है, या दूरसंचार में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग धारा की लंबाई जो होती है, वह बहुत लंबी होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 622 क्वेश्चन नंबर 621 ये क्या पूछ रहा है? बायोमैग्निफिकेशन इज वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट। इसने पूछा है बताइए निम्न में से कौन से प्रदूषक का जैव आवर्धन अच्छी तरह स्थापित होता है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी निकल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मरकरी। अब मैं थोड़ा अगर आपकी जानकारी ऐड कर दूं, यदि आपको जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन के विषय में नहीं पता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप इसका उत्तर सही दे पाएंगे। मैं बताऊं आपका जो जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जो भी हमारी फूड चेन होती है, या बोल लीजिए खाद्य श्रृंखला जो होती है, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, मान लीजिए यहां से खाद्य श्रृंखला का पहला प्राणी है जो कि कोई खाता है, जैसे मान लीजिए हम ग्रीन फूड चेन की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, घास होती है। घास को कौन खाता है? बकरी। ये पहला व्यक्ति, पहला ऑर्गेनिज्म, पहला जीव कौन है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? बकरी को खाएगा मान लीजिए आपका शेर खाता है। ठीक है। और शेर को कौन खाता है? वल्चर खाते हैं। इसी प्रकार से जो भी कोई भी आपकी खाद्य श्रृंखला होती है, या नॉन वेज की होगी, या वेजिटेरियन की होगी, या जानवरों की हो गई, कोई भी खाद्य श्रृंखला है, तो इसमें क्या होता है, यदि इस किस खाद्य श्रृंखला के अंदर एक होता है सबसे पहला उपभोक्ता और एक होता है सबसे अंतिम उपभोक्ता। ठीक है। यानी कि कंज्यूमर, एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर और एक होता है लास्ट कंज्यूमर या एंड कंज्यूमर जिसे बोलते हैं। तो इस श्रृंखला में क्या होता है, यदि इस श्रृंखला में कहीं भी कोई भी एक मेटल या कोई भी ऐसा पोल्यूटेंट या कोई भी एक कुछ भी बाहरी जो इसके अंदर जुड़ जाए, बाहरी तत्व आकर जुड़ जाए और वह जमने लगे और इस खाद्य श्रृंखला में एंटर करता है, तो जैसे ही वो अगले कंज्यूमर के पास जाता है, अगले उपभोक्ता के पास जाता है, तो उसकी टॉक्सिसिटी जो है, उसकी जो जहरीलापन है, वो जितने स्टेज के बाद जितने कंज्यूमर उसमें जुड़ते जाएंगे, अंतिम कंज्यूमर तक पहुंचने तक उसका जो जहरीलापन है वो बढ़ जाता है। यानी कि जहरीलापन कह लीजिए, या फिर उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसका जो अमाउंट है, उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार से ये मरकरी के विषय में क्यों पूछा है इसने, क्योंकि जो मरकरी है, मरकरी आपका जो है मीनामाटा नामक बीमारी फैलाती है मानव शरीर के अंदर। वो कैसे फैलता है? मरकरी यदि आपका किसी फैक्ट्री से, अगर कहीं पे खदानों से मरकरी निकलता है और इसे एज अ वेस्ट, यानी कि एज अ आप बोल सकते हैं वेस्ट के तौर पे इसे पानी में छोड़ दिया जाता है खुले समंदर में। जब खुले समंदर में जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो इनसे प्रभावित होते हैं, उन कीटों को मछलियां खाती हैं, उन मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, बड़ी मछलियों को फिर हम इंसान लोग खाते हैं, या फिर उसी पानी से जो है गेहूं की सिंचाई भी कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर ये मरकरी जो है मानव शरीर तक पहुंच सकता है, और एंड कंज्यूमर मानव शरीर ही होता है इन सभी चीजों का। तो इससे क्या होता है, मानव शरीर के अंदर मीनामाटा नामक रोग होता है। इसके अंदर आपके जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर काफी तरह की परेशानियां होती हैं।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, काफी देर हो गई इसमें। प्रश्न संख्या 623, क्वेश्चन नंबर 623 क्या पूछ रहा है? ऑल चेंजेस ऑन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसने पूछा बताइए वायुमंडल में कौन सी परत के अंदर मौसम के बदलाव और इस प्रकार के घटनाएं होती हैं। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी मेसोस्फेयर, ऑप्शन सी थर्मोस्फेयर, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर आपको मैंने पहले भी याद कराया था, हमारी जो है चार लगभग चार हमारी लेयर्स होती हैं, चार परतें होती हैं, उनका नाम मैंने आपको याद करते हैं TSMT करके याद कर लीजिए। ठीक है, TSMT करके याद कर लीजिए, ये इनका सीक्वेंस है। सबसे पहली जो लेयर होती है, परत होती है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी जो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी होती है मीसोस्फेयर और चौथी जो होती है थर्मोस्फेयर। इसके बाद एक और होती है, वो अक्सर वैसे पूछी नहीं जाती जनरली, अगर पूछ लेता तो ये होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब इनकी जो खासियत है वो इनसे जो प्रश्न बनते हैं मैं अभी बता देता हूँ आपको। आपसे जब भी पूछा जाएगा कि बताइए जो हमारे एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं या फिर मौसम का जितना भी परिवर्तन होता है वो किस में होता है, वो होता है आपके ट्रोपोस्फेयर, पहली परत में होता है, ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। जबकि आपसे वह पूछ सकता है बताइए ओजोन परत निम्न में से कौन सी परत में पाई जाती है, तो वो होती है ये स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन की परत पाई जाती है। फिर वो आपसे पूछ सकता है बताइए कि आपका जो आयनोस्फेयर नामक जो परत होती है, आयनोस्फेयर जो होता है वह निम्न में से कौन सी परत में पाई जाती है, वो आपकी जो है मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के मध्य में स्थापित होती है, जिससे आपका रेडियो दूर संचार आपका काम करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 624, क्वेश्चन नंबर 624, ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। इसने पूछा है बताइए निम्न में से कौन सी जो है विशाल टेक्टोनिक चट्टान है या टेक्टोनिक परत है जो हमारे जमीन के नीचे स्थित होती हैं, जो आपस में टकराने पे भूकंप का कारण बनती हैं। इनका आपके चार ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी है। अब ये आप ये मत कहना कि विश्व में कौन सी बड़ी है, वो कोई भी हो सकती है, परंतु ये ऑप्शंस के हिसाब से दिया जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए है नाजका, ऑप्शन बी है कोकोज, ऑप्शन सी है पैसिफिक, ऑप्शन डी है अरेबियन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट जो है इन बाकी तीन ऑप्शंस के मुकाबले सबसे बड़ी होती है। और पिछली क्लास में हमने इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा था, उसमें पूछा गया था बताइए पैसिफिक परत, यदि ये पैसिफिक परत है और एक यहाँ पर साउथ अमेरिका की प्लेट है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका की प्लेट है, उसने पूछा था बताइए इन दोनों के मध्य कौन सी प्लेट स्थित है। तो आपके जो ऑप्शन थे, कई ऑप्शन थे, वैसे तो यहाँ पे दोनों ही आपके कोकोज जो है यहाँ स्थित होती है और नाजका प्लेट इन दोनों के मध्य में स्थित होती है। बाकी आपकी कोकोज जो है दोनों से इनकी बाउंड्री शेयर नहीं करती, एक से करती है, पैसिफिक से करती है। बाकी आपसे अगर ऑप्शन में नाजका दे रहा है या कोकोज दे रहा है तो आपका सही उत्तर आपको कोकोज लगाना है, यदि कोकोज नहीं है नाजका दिया है तो नाजका लगाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 625, क्वेश्चन नंबर 625, ये क्या पूछ रहा है? द रबी क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम। दोस्तों आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जितने आपके सीजन होते हैं हमारे भारत में, जितने भी सीजन्स के डिवीजन होते हैं, कैसे हमने मौसमों का अपना वर्गीकरण कर रखा है कि इस महीने से इस महीने को क्या कहते हैं, इस महीने से इस महीने को क्या कहते हैं। तो वही पूछ रहा है, कह रहा है कि बताइए निम्न में से जो रबी जो फसल की जो सीजन होता है, मौसम होता है, वह कौन सा होता है। आपके चार ऑप्शन है, ए अप्रैल से जून, ऑप्शन बी अक्टूबर से मार्च, ऑप्शन सी फरवरी से सितंबर, ऑप्शन नंबर डी जून से सितंबर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर से मार्च। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, आप अगर इसे जनरल भाषा में याद करना चाहेंगे तो ये याद हो जाएगा, इतना ज्यादा कठिन है नहीं। मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। इसमें क्या है, ये रबी आपकी वो फसलें होती हैं ठंड, रबी से समझ लीजिए ठंड, रबी कोई चीज है या रबड़ी है। रबड़ी क्या होती है, ठंडी होती है, ठंडी होती है तो मतलब कोल्ड, मतलब विंटर, ठंड का सीजन, रबड़ी ठंड। ठीक है, अब आपका मंथ पूछा जाएगा ठंड कब से कब पड़ती है। अब मैं आपको एक दो पैरामीटर बता देता हूँ। आपका दिवाली कब आती है, वो आपकी आती है अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर मान के चलते हैं। ठीक है, दिवाली आती है आपकी अक्टूबर में। और आपका जो ये ठंड का सीजन होता है आपका जाता कब है, ये चला जाता है आपका लगभग होली के आसपास। होली कब आती है, मार्च में आती है। ये दो आप पैरामीटर याद कर लीजिए, होली और दिवाली। दिवाली का मतलब आपका अक्टूबर और होली का मतलब आपका मार्च। यानी कि वो फसलें जिनका बुआई और कटाई, ध्यान से सुनिए, जिनकी बुआई और कटाई अक्टूबर से मार्च के मध्य में हो जाती है वे तो रबड़ी यानी कि रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। जबकि आपकी दूसरी सीजन होती है खरीफ की फसलें, वो जो होती हैं वो होती हैं आपकी जुलाई, वो होती है आपकी जुलाई से लेके सितंबर, अक्टूबर से पहले सितंबर। ठीक है, यानी कि दिवाली समझ लीजिए या दिवाली से ठीक पहले, यानी कि गर्मियां जैसी चालू होती हैं आपकी जून जुलाई, जो गर्मियां पड़ती हैं, जुलाई अगर कहें तो जुलाई से लेकर सितंबर तक, जो कि आपका दिवाली से पहले का सीजन है। इसमें जो कटाई और बुवाई हो जाती है जिन फसलों की, उन्हें हम कहते हैं खरीफ। ठीक है, और एक और इसमें बीच में बचता है, इसका बचता है
अप्रैल से जून माह में जो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि आपके वाटरमेलन, खीरे, तरबूज, खरबूज, ये जितनी भी होती हैं वो सारी फसलें ये आपकी अप्रैल से जून में आती हैं, उन्हें हम जायद फसलें कहते हैं। ये तीनों फसलों के विषय में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 626, 626 क्या पूछ रहा है? फोनोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय विच साइंटिस्ट? ये पूछा है, बताइए निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा फोनोग्राफ नामक एक यंत्र का आविष्कार किया गया? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन डी जॉर्ज ईस्टमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस एडिसन। दोस्तों इसमें आपसे थॉमस एडिसन के विषय में थोड़ा बताऊं। थॉमस एडिसन ने कई प्रकार के आविष्कार किए थे। एक आपका जो इंडेंसेंट लैंप, यानी कि आपका जो साधारण जो लैंप आप घरों में देखते हैं, जो 10 रुपए वाला आपका जो लैंप है, वो जो कि आपका 100 वाट का आता है, उनके जो खोज करता है सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक है। और फोनोग्राफ यंत्र है, मैं आपको बताऊं, आपने कभी कभी पुरानी फिल्मों में देखा हो, या एक पुराना से एक कुछ इस प्रकार का होता है, एक ये भोंपू टाइप का होता है जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, और एक आपने डिस्क देखी होगी इतनी चौड़ी बड़ी सी, ये इसके अंदर म्यूजिक रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि गानों की। पुराने समय में ये सब चलता था, अब भी ओपरा भी कहते हैं शायद इसे। ठीक है। तो इसके ऊपर एक पिन मार्किंग होती है, ऐसे पिन होती है इसके ऊपर, और ये डिस्क जो है घूमती रहती है और इसमें से आवाज पैदा होती है इस भोंपू में से। इसी भोंपू को हम ये फोनोग्राफ, पूरे सिस्टम को जो कहते हैं ये फोनोग्राफ कहते हैं। तो इन्हीं के खोज जो थे, इनके जो आपके इन्वेंटर जो थे ये थे थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 627, 627 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट? यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? आपके चार ऑप्शन। बैंकिंग, ट्रेड यूनियन, एग्रीकल्चर या पुलिस। यह पूछ रहा है बैंकिंग आता है आपके समवर्ती सूची में, या फिर आपका ट्रेड यूनियन का मतलब हो गया आपका व्यापार संघ आता है, या आपके एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी आती है, या आपकी पुलिस आती है। देखिए दोस्तों बैंकिंग जो है आपकी, आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपकी बैंकिंग का कंट्रोल आपकी कोई राज्य सरकार करती है, कभी नहीं करती है, केंद्र सरकार ही करती है बैंकिंग कंट्रोल। ठीक है। जबकि आपका जो एग्रीकल्चर होता है, यानी कि खेतीबाड़ी से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स जो चालू होती हैं वो भी हमारी आपकी केंद्र सरकार ही करती है। जैसे न्यूनतम मूल्य जो आप एमएसपी आपने सुना होगा कि हमारी भारत सरकार कह रही है कि 2022 तक हम जो है डबल कर देंगे अपने किसानों की इनकम। वो सभी जो स्कीम्स होती हैं वो भी एग्रीकल्चर की, वो भी आपकी हमारे केंद्र सरकार की तरफ से ही आती है। जबकि पुलिस जो होती है हमारी राज्य सरकार के हाथों में होती है। किसी भी राज्य सरकार की पुलिस जो है उसी के हाथों में होती है, ना कि केंद्र सरकार। वो कुछ होते हैं जो कि आपकी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां होता है। जैसे दिल्ली पुलिस जो है आपकी दिल्ली सरकार के हाथों में नहीं है, वह केंद्र सरकार के हाथों में है। तो ऑप्शन बी बचता है ट्रेड यूनियन, यानी कि व्यापार संघ। जो व्यापार संघ जो है ये हमारी जो है ये दोनों में आता है समवर्ती सूची, मतलब इसके ये जो सब्जेक्ट है इसके विषय में दोनों को ही फैसले लेने पड़ते हैं, केंद्र सरकार को भी और हमारी राज्य सरकार को भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 628, क्वेश्चन नंबर 628 क्या पूछ रहा है? द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। यह पूछ रहा है, बताइए भारतीय संविधान के अंदर किस देश के संविधान से हमारे लोकसभा अध्यक्ष का पद एवं उनके कार्य किस देश के संविधान से लिए गए? आपके चार ऑप्शन। ब्रिटिश, फ्रेंच, आयरिश या कनाडा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ब्रिटिश। यह ब्रिटेन सरकार से लिए गए। जितना भी हमारे संघीय ढांचा जितना भी है, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, जितनी चीजें उनके अंदर वो छोड़ के गए थे अंग्रेज हमारे देशों में, वो सब हमने यहीं से लिया है, अंग्रेजों से लिया है, यानी कि ब्रिटिश से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 629, 629 क्या पूछ रहा है? हु रोड द नोवेल एंजल एंड डिमोन्स? यह देखिए यह पूछ रहा है, बताइए एंजल एंड डिमोन्स नामक उपन्यास। एंजल डिमोन्स को अगर हिंदी में बोले तो यह है कि परी और शैतान, एक प्रकार का उपन्यास है। इनके लेखक कौन है? आपके डैन ब्राउन, जोनाथन स्विफ्ट, डेनियल डेफॉय या विलियम शेक्सपियर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डैन ब्राउन। डैन ब्राउन ही इस उपन्यास के लेखक हैं, एंजल एंड डिमोन्स के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 630, 630 क्या पूछ रहा है? ज्वाला गुट्टा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्पोर्ट्स? ये पूछ रहा है, बताइए ज्वाला गुट्टा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? आपके चार ऑप्शन। रेसलिंग यानी कि कुश्ती, बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, बैडमिंटन होता है, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन। ज्वाला गुट्टा का संबंध जो है बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 631, 631 ये क्या पूछ रहा है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया? ये कह रहा है भारत में सबसे लंबा नदी है। देख लीजिए ये रिवर ब्रिज बोला है इसने। ठीक है। तो ये भारत का सबसे लंबा नदी पर बना हुआ जो पुल है वो कौन सा? आपके चार ऑप्शन। बांद्रा वर्ली सी लिंक, महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका ब्रिज या
विवेकानंद रेल ब्रिज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेन हजारिका ब्रिज जो है भारत का सबसे लंबा नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है इसकी लोकेशन, ये असम में है। ठीक है, और ये इसका निर्माण 2017 में इसका जो है उद्घाटन हुआ था। और इसकी लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है भूपेन हजारिका ब्रिज की, तो इसकी लंबाई है लगभग 9.1 किलोमीटर के आसपास है। जबकि 2017 से पहले अब तक जो सबसे लंबा पुल पाया जाता था होता था हमारे भारत का, वो होता था महात्मा गांधी सेतु, जिसकी लंबाई थी लगभग 5.7 किलोमीटर के आसपास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 632, 632 क्या पूछा है? रिसेंटली इंडिया बैंड हाउ मेनी चाइनीज एप्लीकेशन फॉर द इंडियन यूजर। यह कह रहा है बताइए भारतीय यूजर्स के लिए, जो भारतीय उपभोक्ता हैं उनके लिए भारत सरकार ने कितने चीनी एप्लीकेशंस, मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं, कितने चीनी एप्लीकेशंस का प्रतिबंध लगाया? आपके चार ऑप्शन 69, 59, 70 या 25। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 59। 59 जो एप्लीकेशन है भारत सरकार ने इनको भारत के अंदर बैन कर दिया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 633 क्या पूछा है? हु इज द राइटर ऑफ द मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नामक एक नाटक है जिसका रचयिता कौन है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी चेतन भगत या ऑप्शन डी विशाख दत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विशाख दत्त। यदि आपसे विष्णु शर्मा जी के विषय में पूछा जाता है, इनकी किताब बहुत फेमस है जिसके अंदर पंचतंत्र नामक इनकी एक किताब है। पंचतंत्र के लेखक पूछा जाता है कई बार, उनका उत्तर होता है विष्णु शर्मा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 634, 634, वेयर इज द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड। ये पूछ रहा है बताइए भारत की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पुणे। यह पुणे में स्थित है। यदि आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है कि भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कहाँ है, भारतीय सिनेमा की यूनिवर्सिटी, भारतीय सिनेमा की राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, वह भी आपकी पुणे में ही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 635, 635 क्या पूछ रहा है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है इनके अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है केवी कामत, के सिवान, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन या डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णन स्वामी कस्तूरी रंजन जो है आपके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। आपका ये पूछ सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये हेडक्वार्टर आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 636 क्या पूछा है? हु इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री, महिला इसमें लिखा नहीं है लेकिन लिखना चाहिए मुझे, थोड़ी गलती होगी। आपसे पूछा गया है विश्व की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है जेसिंडा आर्डेन, क्रिस्टिना जॉर्जिवा, सना मरीन या शेख हसीना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सना मरीन। आपसे इनका कंट्री का नाम पूछा जा सकता है। कंट्री ये फिनलैंड की है, फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। ठीक है, और आपसे फिनलैंड के विषय में आ गया तो इसकी जो राजधानी है वो है हेलेंसिंकी। ठीक है, हेलेंसिंकी, और ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी जो आपकी मुद्रा पूछी जाएगी, अगर करेंसी पूछता है तो वो है इसकी यूरो। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 637, 637 क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। देखिए आ गया, मैंने पीछे ये करा दिया। बताइए फिनलैंड की राजधानी क्या है? आपके चार ऑप्शन लंदन, बर्लिन, हेलेंसिंकी, पेरिस। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हेलेंसिंकी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 638, 638 क्या पूछा है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इरडा। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, एसएससी या रेलवे जितने भी भारतीय सरकार के जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं या फिर जितने भी संस्थान हैं, उन सभी के विषय में चेयरपर्सन, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर के विषय में जरूर पूछा जा सकता है आपसे। तो आईआरडी की आपसे पूछ रहा है चेयरपर्सन, अभी अध्यक्ष वर्तमान में आईआरडी के अध्यक्ष कौन है? आपके चार ऑप्शन कृष्णा मूर्ति, गोविंद चिंताला, ऑप्शन बी बलराम भार्गव या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र कुंटिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र कुंटिया। आपसे पूछा जा सकता है एडा की फुल फॉर्म क्या है? एडा की फुल फॉर्म होगी आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यदि आपसे पूछता है बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी स्थापना वर्ष 1999 में। और आपसे इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में, चार मीनार हैदराबाद, और एडा इसका भी हैदराबाद है। और या बाकी के तीन ऑप्शन के विषय में भी आप बात कर लेते हैं। इनके विषय में करते हैं। बलराम भार्गव जो हैं आपके डॉक्टर बलराम भार्गव हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं जो कि आपके चेयरपर्सन हैं। आपने अभी आईसीएमआर का नाम सुना होगा। ठीक है, आईसीएमआर के ये चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं। जबकि आपके जो गोविंदा चिंताला जी हैं ये आपके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 639 639 क्या पूछ रहा है? recently dealing for new 21 number of MiG-29 aircraft between India and Russia is done at which cost? इसने पूछा है, देखिए अभी हाल ही में कुछ 1-2 दिन पहले ही भारत और रूस के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत जो भारत है, रूस जो है 21 नए MiG-29 एयरक्राफ्ट एरोप्लेन्स जो हैं भारतीय सेना को देगा, और जबकि 59 जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो आपको उनकी जो है अपग्रेड करके देगा। तो वही पूछा है कि ये जो रक्षा सौदा हुआ है भारत और रूस के बीच में, ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी कॉस्ट रकम कितनी है? आपके चार ऑप्शन 20 लाख करोड़, 38,900 करोड़, 30 लाख करोड़ या 52,300 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 38,900 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक? ये पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? आपके चार ऑप्शन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। पूछा जाएगा अमरकंटक कहाँ स्थित है, ये एमपी के अंदर है। और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं बाकी के 3 ऑप्शन से संबंधित। गोदावरी का जो पूछ लेगा, गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। जबकि आपकी कृष्णा भी आपकी महाराष्ट्र से निकलती है। और कृष्णा और गोदावरी और कावेरी के विषय में पूछा जाएगा, ये आपकी कर्नाटक से निकलती है। ये बाकी के 3 ऑप्शन, और ये ऑप्शन बहुत खास है क्योंकि जो नर्मदा है वो आपकी पश्चिम में बहने वाली नदी है और इसका जो अरब सागर में जाकर गिरती है। बाकी के 3 नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, और पूछ सकता है शिव समुद्रम, आपसे पीछे कई प्रश्नों में कई बार आया, शिव समुद्रम जो बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है, वह कावेरी में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आज की क्लास का कक्षा का हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा नंबर 31 बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कक्षा हमारी बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिखने वाले घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली इस प्रकार की नई नोटिफिकेशन मिलती रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।